हेलो बच्चों, आप लोग स्वागत है साइंस मस्तिष्क क्लासेस में। आज आप लोगों को बीच बहुत ही अच्छा क्लास लाए हैं जो आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है। इस क्लास को पूरा देखिएगा। आप लोगों को विश्वास है कि अगर पूरा देखिएगा तो बहुत कुछ आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाइएगा। इसलिए आज पूरा क्लास को आज आप लोगों को देखना है। बहुत ही अपना भाषा में बहुत ही बेहतर से पढ़ाएंगे कि याद हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप लोग पूरा वीडियो देख कर देखिएगा, उसके बाद में पता चलेगा कि आप लोग सही में याद कराते हैं क्लास में कि नहीं। मतलब जो भी क्लास ऑनलाइन जो भी पढ़ाते हैं सबसे बिल्कुल अलग रहेगा। आप विश्वास मानिए कि पूरा क्लास अगर आप देख लीजिएगा तो जितना भी पढ़ाएंगे आपको मतलब क्लास में ही याद हो जाएगा। ये फुल मतलब गारंटी, मतलब हम बता रहे हैं कि मतलब हो जाएगा। एक बार पूरा देखिए वीडियो को, उसके बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप जिसको पहले जो कुछ रिवीजन कराए, कल पढ़ाए थे, उसको कुछ रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद में आज अपना टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो इसके पहले कल पढ़ा रहे थे क्या चीज़, तो पुमंग और जयांग पढ़ा रहे थे। तो आप लोग कुछ पढ़े हुए होंगे टेंथ 11th में, तो आप लोग पता होगा पुमंग और जयांग कैसे किसे कहते हैं। तो पुमंग और जयांग बताइए आप लोग किसे कहते हैं। तो पुमंग और जयांग की अब पूछेगा, जैसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ ले था कि जो पुमंग होता है, पुमंग किसका भाग है। पुमंग किसका भाग, फूल में पुमंग किसका भाग है, नर भाग या मादा भाग। तो बताना है कि पुमंग जो होता है फूल का नर भाग है, और मादा क्या भाग है, फूल पूछेगा फूल का मादा भाग क्या चाहिए, तो इस तरीके से। और ऐसे भी रहता है और इससे हो गया। अब फिर जो पूछता है कि फूल का आवश्यक अंग क्या है और जनन अंग क्या चाहिए, तो बताना है फूल का आवश्यक अंग कौन कौन होता है। जैसे आवश्यक उसको कहता है जिसको मतलब जीने के लिए मतलब आवश्यक हो, क्या चीज़ हो, आवश्यक हो। जैसे पता चलता है जैसे भोजन, जैसे हम लोग मानव में मुख्य रूप से भोजन क्या चीज़ जीने के लिए आवश्यक चीज़ है कि नहीं। दाल भात हम लोग खाते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलता है। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, तो क्या चीज़ होता है, उससे आवश्यक चीज़ है, उसके बिना हम लोग नहीं जी पाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को अगर आगे संतति का निर्माण करना है तो उससे जनन अंग, उसके जनन अंग के लिए आवश्यकता पड़ता है कि नहीं। तो उसी तरह से फूल में होता है। तो फूल में उसको होता है जैसे जैसे फूल में जड़ तना पत्ती जो होता है आवश्यक अंग है। जड़ तना पत्ती ये सब क्या चीज़ है, जनन अंग, सॉरी आवश्यक अंग है। तो आवश्यक अंग क्या चीज़ करता है, तो जड़ रहेगा तो मजबूती से खड़ा रहेगा पेड़, तो उसका आवश्यक अंग है कि नहीं। अगर जड़ नहीं रहेगा तो पेड़ गिर जाएगा। अगर जड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी से पानी कौन लाएगा, बहुत तरह के। और पूछेगा मिट्टी से जब पानी लाता है तो कौन बल के कारण लाता है, सब आगे पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे। सक्शन बल के कारण नीचे से पानी से ऊपर खींचता है। अब बोलिएगा इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखना है। देखिए कोई भी घर द्वार जैसे अगल बगल में देहाती में क्या चीज़ करता है, पोखर में लगाता है मोटर, क्या चीज़ द्वारा पानी खींचता है, सेक्शन द्वारा। तो सेक्शन से मोटर से पानी हम लोग खींचते हैं। अब पेड़ पौधा अंदर से पानी किस बल के कारण खींचता है, तो सक्शन बल के कारण ही पानी खींचता है। यहाँ तक समझ गए। आप पढ़ाए थे क्या चीज़ उसमें। अब पूछेगा आवश्यक अंग, तो समझ गए कि जड़ तना पत्ती सब क्या चीज़ है, ये सब आवश्यक अंग है। और जनन अंग क्या चीज़ होता है, तो जनन अंग जो अपने से संतान को जैसे जो होता है, जैसे फूल है, तो फूल एक तरह हुआ है, एक समय आएगा कि वो मतलब मृत्यु उसका हो जाएगा, तो अब प्राकृतिक मृत्यु दंड उसको मिलता है, तो प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। तो अगला जो रहेगा फूल, उसका निर्माण क्या होगा, तो जनन अंग द्वारा होता है। तो एक ठो आवश्यक अंग होता है, एक ठो जनन अंग होता है। तो जनन अंग उसको कहते हैं जो मतलब अपने से जैसे क्या चाहिए, फूल, फूल क्या चाहिए होगा, उसमें जनन अंग है। तो फूल से क्या चीज़ होगा, बीज बनेगा, बीज से फिर नया पौधा का निर्माण होगा। फूल फल बीज जैसे क्या चीज़ होगा, जनन अंग। जनन अंग किसे कहते हैं समझ गए। अब पुमंग और जयांग, तो पुमंग कहते हैं पुष्प का नर भाग पुमंग, और पुष्प का स्त्री भाग जयांग। यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आएंगे अपना टॉपिक लघु बीजाणु की संरचना। किसका संरचना, तो लघु बीजाणु की संरचना पर आज आएंगे। आप लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे, अगर जिस से हम बोलेगा साथ साथ बोलिएगा तो आप लोग को याद हो गया होगा। यहाँ तक समझ गए होंगे कि पढ़ाने का तरीका क्या चाहिए। तो इसके आगे जितना भी लिखा हुआ है आप लोग विश्वास मानिए कि पूरा हम आप लोगों को क्लास में ही याद कराने का फुल प्रयास करेंगे। और खाली मतलब साथ ही साथ बोलेंगे तो बस आपको साथ ही साथ बोलना है। ठीक है, इतना काम आपको खाली करना है। उसके बाद में एक बार खाली कॉपी कलम निकाल लीजिए, उसके बाद में आप लोग बैठ जाइए। उसके बाद में खाली एक बार पढ़ा देंगे, उसके बाद में आप लोग घर में जाके खाली सिर्फ एक बार रिवीजन करना है। आप कुछ नहीं याद रटना नहीं है, रटन विद्या कुछ नहीं, समझना, मुख्य रूप से समझना है। समझल रहिएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको तोड़ फोड़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज समझना है, आज लघु बीजाणु धानी की संरचना क्या चीज़ है, तो समझना है लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो लघु बीजाणु धानी की संरचना आज का टॉपिक है, लघु बीजाणु धानी की संरचना। संरचना यहाँ तो समझिए कि संरचना जो लघु बीजाणु धानी की जो संरचना रहता है, उसको स्ट्रक्चर जो इंग्लिश में संरचना का जी कहते हैं, स्ट्रक्चर। तो उसको हम लोग आज
बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे उसको, तो आज समझना है। तो क्या चाहिए लघु बीजाणु धानी की संरचना, तो पूछेगा लघु बीजाणु धानी की जो संरचना है कितना भागों में बांटा गया है। तो आप लोग बताइएगा, लघु बीजाणु धानी की संरचना जो होता है 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है, तो लघु बीजाणु धानी की संरचना कितना भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में, 2 भागों में। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? पहले समझना है कि लघु बीजाणु धानी की संरचना कितने भागों में बांटा गया है, तो बताइएगा 2 भागों में। लघु बीजाणु धानी की संरचना कितना भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कितना भागों में, 2 भागों में। साथ साथ बोलना है तभी याद होगा। कोई भी परीक्षा के लिए शॉर्टकट तरीका कोई है ये नहीं, ठीक है। हम कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे मस्त से, बिहार बोर्ड में एकदम नंबर फिर लाइएगा तो टॉपर आप ही लोग होइएगा। तो कौन चीज़ होगा, तो पहले समझना लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो लघु बीजाणु धानी की संरचना कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। लघु बीजाणु धानी की संरचना कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार। यहाँ तक समझिए। आप पहला समझते हैं लघु बीजाणु धानी की संरचना 2 प्रकार के। तो पहला कौन है, तो पहला है लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ। पहला लघु बीजाणु धानी की संरचना 2 भागों में बांटा गया है। तो उसमें पहला है लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ। जैसे कोई भी चीज़, जैसे आदमी जैसे रहेगा, जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, एग्जाम्पल आप लोग ज़्यादा याद रहता है। जैसे देहाती बात हम बताएंगे उसको तो देखते हैं तो उसको ज़्यादा याद रहता है। जैसे देखिए पेड़ पौधा में क्या चीज़ होता है, कोशिका भित्ति, और मानव में क्या चीज़ होता है, कोशिका झिल्ली। तो जो पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति रहता है, जो देखिएगा पेड़ पौधा के जो बाहरी जो चट्टा रहता है, चट्टा नहीं रहता है। जैसे अमरूद देखिएगा तो अमरूद के बाहरी चट्टा जो उखड़ नहीं रहता है। और जैसे बड़ा बड़ा पेड़ में जैसे आम में देखिएगा तो ऊपर से जो रहता है, जैसे नहीं गाँव घर में चढ़ने के लिए कौन करता है, वहाँ थोड़ा सा काट देता है, उसको गोड़ करके चढ़ जाता है। जब काटते हैं थोड़ा सा तो जो चट्टा मोटा नहीं रहता है, कौन रहता है, कोशिका भित्ति रहता है। तो कोशिका भित्ति का काम क्या चीज़ करता है, कोशिका भित्ति काम करता है बाहरी वातावरण से। जैसे मानिए कस के मतलब उस पर पत्थर मार दिए, तो पत्थर मार दिए तो कोशिका भित्ति पर नहीं अटैक हुआ, उसके जो अंदर जो रहता है वो मुख्य रूप से उस पर तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो उसी तरह से जैसे मानव में जो बाहरी परत रहता है, जो त्वचा है, बाहरी त्वचा, वो क्या चीज़ बना होता है, जो बाहरी त्वचा आप देख रहे हैं क्या चीज़ बना होता है, कोशिका झिल्ली का। तो जैसे कोशिका झिल्ली का बना हुआ है, तो इस पर जैसे कोई भी धूप, बारिश, पत्थर, मतलब कोई भी चीज़ अगर ढेला से अगर मार भी दिया तो पहले अटैक कौन करेगा, पहले मतलब सुरक्षा कौन प्रदान करता है, मनुष्य को। तो कोशिका झिल्ली कौन करता है, कोशिका झिल्ली। बाहरी वातावरण से जितना भी मतलब है, जैसे कोई भी तरह का किरण उड़न आता है तो हम लोग पहले कहाँ पे लगता है, त्वचा पे। तो त्वचा हम लोग को कौन करता है, सेफ्टी पहुँचाता है। तो उसी तरह से भित्ति, तो पहला लघु बीजाणु धानी की कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ, तो इसीलिए पहला भित्ति क्या दिया है, ताकि जो अंदर रहेगा उसको सेफ रखेगा, सेफ्टी रखेगा, इसीलिए लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ। तो पहला कौन है, लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ। भित्तियाँ उसे कहता है जैसे जो बाहरी वातावरण से, जैसे कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है, तो सबका होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। जो कोशिका भित्ति खाली पेड़ पौधा में होता है, कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा और मानव दोनों में होता है, जीव जंतु में, समझिए। अब देखिए पहला कौन सी, लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ। तो भित्तियाँ इसीलिए दिया है ताकि जो अंदर में रहेगा, जो कली अवस्था में रहता है, उसको कौन करता है, सेफ्टी पहुंचाता है। तो समझ गए। और दूसरा है बीजाणु जनन उत्तक। दूसरा कौन है, बीजाणु जनन उत्तक। कौन है, बीजाणु जनन उत्तक। तो जैसे बीजाणु जनन, तो बीजाणु जो रहता है, जनन जो रहता है मतलब अंदर में रहता है, तो अंदर में सेफ्टी उसको कौन पहुँचाएगा, तो लघु बीजाणु भित्तियाँ। लघु बीजाणु भित्तियाँ उसको सेफ्टी पहुँचाएगा। मानिए यहाँ पे, मानिए देखिए कली अवस्था में, कली अवस्था में इसको सेफ्टी कौन पहुँचाएगा, इसको बाहरी परत रहेगा, तो ये जो रहता है, तो मानिए लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ है। अब अंदर ले क्या चाहिए, तो बीजाणु जनन, क्या चाहिए, बीजाणु। तो इसको सेफ्टी कौन पहुँचा रहा है, ये वाला, मानिए कौन सी है, लघु बीजाणु धानी भित्तियाँ। लघु बीजाणु लघु बीजाणु कौन सी है, भित्तियाँ, लघु बीजाणु भित्तियाँ। लघु बीजाणु धानी भित्तियाँ, लघु बीजाणु धानी कौन सी है, भित्तियाँ। लघु बीजाणु धानी कौन सी है, भित्तियाँ। ये बाहर वाला है, ये कौन सी है, मानिए ये क्या चाहिए, कौन सी है, बीजांड, कौन सी है, बीजाणु जनन, कौन सी है, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन कौन सी, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन को जो ये वाला है, इसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो लघु बीजाणु धानी भित्तियाँ। लघु बीजाणु धानी कौन सी करता है, तो इसको जो बीजाणु जनन इसको सुरक्षा पहुंचाता है, कौन, तो लघु बीजाणु धानी भित्तियाँ। लघु बीजाणु धानी भित्तियाँ जो रहता है इसको सुरक्षा प्रदान करता है, किसको, बीजाणु जनन को, कौन, बीजाणु जनन। तो यहाँ तक समझिए कि लघु बीजाणु धानी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लघु बीजाणु धानी भित्तियाँ, दूसरा है बीजाणु जनन की, बीजाणु जनन की उत्तक, बीजाणु जनन उत्तक, समझिए। तो पूछेगा बीजाणु जनन उत्तक का सेफ्टी मतलब सुरक्षा कौन प्रदान करता है। तो इसी तरह से अगर डीपली नहीं पढ़ रहिएगा तो क्वेश्चन फंस जाता है। तो पूछेगा कि बीजाणु जनन उत्तक का मतलब से मतलब सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो लघु बीजाणु धानी भित्तियाँ। एक क्वेश्चन पूछ ले है आप लोग के, क्वेश्चन 2024 से 25 में शायद पूछ ले होगा,
हम कन्फर्म बता रहे कि पूछेगा बीजाणु जनन ऊतक की सेफ यानी सुरक्षा प्रदान बाहरी, ऐसे पूछेगा बीजाणु जनन, क्वेश्चन ऐसे पूछता है बीजाणु जनन देखिए कैसे बीजाणु धानी की बीजाणु जनन ऊतक का बीजाणु जनन ऊतक को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? सुरक्षा प्रदान कौन करता है? ऑप्शन ए क्वेश्चन था कि बीजाणु जनन ऊतक को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो पहला कौन हो जाएगा? पहला जाएगा कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा लघु बीजाणु धानी भित्ति, इनमें से सभी नहीं तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा बताओ जल्दी। कैसे करा? बीजाणु जनन ऊतक को बाहरी वातावरण, बाहरी मतलब जैसे बाहर में अंधड़ बिंडोवा धूप वायु सबसे बचाता कौन है? तो वो कौन सी होगा? लघु बीजाणु धानी। कौन सी होगा? लघु बीजाणु धानी की भित्ति। कौन सी? लघु बीजाणु धानी की भित्ति। बीजाणु जनन को कौन करता है? लघु बीजाणु धानी की भित्ति। अब पूछेगा पहला कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति किसको सुरक्षा प्रदान करता है? पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? सुरक्षा प्रदान कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली मानव को, जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान करता है। जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? जीव जंतु सुरक्षा प्रदान कोशिका झिल्ली, और कोशिका भित्ति पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान कोशिका भित्ति। और लघु बीजाणु धानी की कोशिका भित्ति किसको करता है? तो बीजाणु जनन ऊतक को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है लघु बीजाणु धानी की। तो समझे? इतना बेहतर, इतना गहरा इस पर जाना पढ़ने में आप लोग को मजा आता होगा, कि इतना बेहतर से अपना भाषा में पढ़ा रहे, तो एकदम एक कंसेप्ट को क्लियर करके जाना है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक ले समझ बीजाणु जनन ऊतक तक। अब आते हैं लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ परत होती है। अब कैसे कैसे होता है इसको पढ़ना है। तो लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ जो होता है, भित्ति जो बाहरी भित्तियाँ होता है, अब परत को ही भित्तियाँ, ये भित्तियाँ कहिए या परत कहिए बात बराबर, भित्ति या परत कहिए बात बराबर होता है, उसी को भित्ति या परत होती है। अब पढ़ते हैं जिसको कौन होता है। तो लघु बीजाणु धानी की भित्तियाँ या परत होती है अधिचर्म या बाह्य त्वचा। बोले हैं ना, अधिचर्म या बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा मतलब जिस सबसे जो बाहरी जो वातावरण रहता है, जैसे बीजाणु जनन जो बताए ना, बीजाणु जनन ऊतक, तो बीजाणु जनन ऊतक का जो सबसे बाहरी वातावरण उसको बाह्य त्वचा कहिए या अधिचर्म कहिए, बात बराबर। समझ गए? बाह्य त्वचा कुछ कौन सी कहते हैं? बाह्य त्वचा। दूसरा है एंडोथेलियम, दूसरा कौन सी है? एंडोथेलियम। तीसरा मध्य परत। देखिए मानिए बीजाणु जनन है अंदर में, इसको बाहरी वातावरण कौन कहते हैं? अधिचर्म या बाह्य त्वचा। बाहरी वातावरण को अधिचर्म, बाहरी जो सेफ्टी पहुंचा रहा है लघु बीजाणु धानी की भित्तियों को, तो कौन सी? बाह्य त्वचा। उसके बाद में जो रहता है, जिसके बाद में जो भित्ति रहता है उसको कौन कहते हैं? एंडोथेलियम। कौन कहते हैं उसे? एंडोथेलियम। बाह्य त्वचा के बाद जो रहता है एंडोथेलियम उसको कहते हैं। उसके बाद में जो बीच वाला रहता है कौन? मध्य परत। बीच वाला परत को कौन कहते हैं? मध्य परत। बीच वाला जो परत को कौन कहते हैं? मध्य परत। बीच वाला परत को मध्य परत। तीसरा टेपिटम, लास्ट वाला कौन रहता है? टेपिटम। तब पूछेगा कि लघु बीजाणु धानी की कितने परत होते हैं? तो पूछेगा लघु बीजाणु धानी की कितने परत होते हैं, तो कितना बताना है? तो लघु बीजाणु धानी की 4 परत होते हैं। लघु बीजाणु धानी की नोट करके लिख लेना, नोट करके। लघु बीजाणु धानी की कितना भित्तियाँ होता है? तो लघु बीजाणु धानी की 4 प्रकार की भित्ति होती है। 4 प्रकार के भित्ति होती है। 4 प्रकार की भित्ति या 4 प्रकार के मतलब उसमें 4 प्रकार के सेफ्टी प्रदान करता है कौन सी? लघु बीजाणु धानी की कोशिका भित्ति। तो समझ गए? तो पहला होता है कौन चीज? सबसे बाहरी वातावरण में रहता है कौन सी? अधिचर्म, बाह्य त्वचा या अधिचर्म करना है। दूसरा है एंडोथेलियम, दूसरा पार्ट क्या चीज है? एंडोथेलियम। तीसरा है मध्य परत, जो बीच में रहता है मध्य परत, से मध्य भाग या मध्य परत की बात बराबर। चौथा है कौन सी? टेपिटम। कौन सी? टेपिटम। अब आते हैं कि अधिचर्म या बाह्य त्वचा किसे कहते हैं, इसको पढ़ना है। तो अधिचर्म का कार्य क्या चीज है? बाह्य त्वचा। वही अधिचर्म या बाह्य त्वचा, यानी
जो बाहर वाला भाग है उसको काम क्या चाहिए, एक मतलब डीपली पढ़ना है, एक स्टेप करके जाना है। तो बाह्य त्वचा किसे कहते हैं, अधिचर्म, उसको पढ़ना है कि बाह्य त्वचा क्या चीज़ है। तो बाह्य त्वचा पर आते हैं कि इसका कार्य क्या चाहिए। तो देखिए क्या चाहिए, ये जो अभी जो बताएं इसके पहले कहानी बस वही कहेगा, तो समझिए देखिए क्या सिखाता है। तो सबसे बाहरी परत होता है, अभी बताए थे ना कि जो पेड़ पौधा, जो उसमें एग्जाम्पल बताए थे मनुष्य में, तो जो सबसे बाहरी वातावरण बाहरी परत होता है वो कौन सी कहते हैं, उनको जो कोशिका भित्ति होता है, तो जो लघु बीजाणु धानी की कोशिका भित्ति है तो सबसे बाहरी परत है। तो जो बताए थे वही देखो आया है यहाँ पे, सबसे बाहरी परत होती है कौन, अधिचर्म में बाह्य त्वचा कौन चीज़ है, सबसे बाहरी परत होती है। तो समझ गए, इससे पहले जो कहानी बताएं, जो कि याद होगा, कहानी बताए जो समझ गए होंगे वो तो एकदम बिल्कुल अपन भाषा में लग रहा है, पढ़ना आसान हो गया होगा। तो यह सबसे बाहरी परत होती है कौन, बाह्य त्वचा कौन चीज़ है, बा से बाहर, ब से बाहरी, तो सबसे बाहरी तो परत कौन सी है, बाह्य त्वचा। यह पतली एकल सुरक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती है। यह पतली एकदम पतली रहता है, एकल सुरक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती है कौन, अधिचर्म में बाह्य त्वचा। यह पतली एकल सुरक्षात्मक मतलब इसका कहने का मतलब है सुरक्षा, मतलब यानी सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। क्या जी कर रहा है, यह पतली, देखिएगा जैसे अमरूद आप लोग देखे होंगे घर द्वार में लगल होगा, घर के अगल बगल बगानी वगानी में, देखिएगा जो परत जो कोशिका भित्ति बाहर में रहता है ना एकदम पतला रहता है उसका कोशिका भित्ति, और पतला तो जो मतलब छूटल नहीं रहेगा थोड़ा मोड़ा, तो जो रहता है ना वो पतला रहता है। तो कौन जी कर रहा है कि यह पतली एकल एकल मतलब एक जैसे एक ही परत नहीं रहता है बाहर वाला, तो एकल सुरक्षा प्रदान करना यानी सुरक्षा परत के रूप में पाई जाती है। सुरक्षा प्रदान करता है या सुरक्षा परत या बाह्य त्वचा या कोशिका भित्ति या भित्तियाँ सब उसी को कहता है। तो सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा परत के रूप में प्रदान करता है, तो समझ गए थे। अब दूसरा आते हैं कौन सी, एंडोथेलियम, कौन सी दूसरा, एंडोथेलियम, कौन जाते हैं दूसरा था एंडोथेलियम परत। तो इसको पढ़ना, एंडोथेलियम क्या चीज कहता है, कौन जी कहते हैं एंडोथेलियम को पढ़ना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक जितना अपना भाषा में बताएं वहाँ तक तो आप लोगों को विश्वास मानिए कि पूरा अगर ऐसे करके आप क्लास कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपसे कोई आगे निकल सकता है, जहाँ तक हमको पता है। समझे, जितना अपना भाषा में बहुत मेहनत करके आप लोग को सरल से सरल भाषा में कंसेप्ट बनाते हैं तो उसको मतलब कंसेप्ट क्लियर करेंगे, समझे। अब आते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम की कह रहा है, एंडोथेलियम अधिचर्म के मतलब बाहरी त्वचा के, जैसे कुछ होते मानिए देखिए कि 1 2 3 4 मानिए, मतलब मुख्य रूप से मानिए कि यहाँ पे 4 परत है, 1 2 3 4 परत है, तो मानिए क्या चीज़ है, बाह्य त्वचा या अधिचर्म। उसके बाद में जो परत है उसको कौन कहेंगे, एंडोथेलियम, कौन सी एंडोथेलियम। उसके बाद ला परत इसको, फिर उसको, तो जो ऐसे होता है तो देखिए इसी हो रहा है। तो एंडोथेलियम पहले कौन था, बाह्य त्वचा, उसके बाद में कौन है एंडोथेलियम। तो देखिए क्या चीज कर रहा है, तो अधिचर्म या इसको बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं, बाह्य त्वचा या भित्ति या परत, यही होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे नहीं समझ में आ रहा है जो शब्द उसको हम बहुत बेहतर से बताएंगे। अधिचर्म है तो इसका नहीं समझ में आ रहा अधिचर्म, तो इसको बाह्य त्वचा कह सकते हैं, भित्ति कह सकते हैं, परत कह सकते हैं, तो क्या चीज़ है। तो समझिए, तो मानिए नहीं अधिचर्म में समझ आ रहा है, तो बाह्य त्वचा के नीचे वाली परत होती है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसका नीचे वाला भाग है, तो जो इसको जो बाह्य त्वचा, तो बाह्य त्वचा के नीचे वाली भाग कौन है, एंडोथेलियम। ये तो अपना ये तो याद करेला कौन सी बात है, ये तो समझना है कि जो बाह्य त्वचा के नीचे वाला भाग कौन जो होगा, एंडोथेलियम। तो ये कौन सी है, बाह्य त्वचा के नीचे वाली परत एंडोथेलियम है। यह मोटी एकल कोशिकीय परत होती है, थोड़ा जो होता है जैसे कोशिका भित्ति जो पार किए तो उसमें जो होता है तो धीरे धीरे मोटा होता है, वो जो ओरिजिनल भाग आता है धीरे धीरे, तो कौन जो होता है मोटा। तो यह मोटी एकल कोशिकीय परत होती है कौन, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम अगर पूछ दिया कि एंडोथेलियम बताइए क्या चीज़ है, तो यह कौन जो होता है, बाह्य त्वचा के नीचे वाली भाग है। फिर यह कौन जो होता है, मोटी होता है, जिससे अंदर जो मानिए अमरूद है, ठीक, तो अमरूद के पेड़ का जो बाहरी जो कोशिका भित्ति रहता है, जब उसको हटने के बाद एक ठो जो आता है मोटा वाला, तो कौन जो होता है, एंडोथेलियम मानिए। तो मोटी त्वचा एकल कोशिकीय होती है। इसमें रेशेदार ऊतक, कौन ऊतक, रेशेदार ऊतक अल्फा सेल्यूलोज का आंतरिक जमा होता है, अतः इसे रेशेदार परत भी कहते हैं। समझे क्या सिखाना चाह रहे थे, नहीं समझे, तो यही चलते पढ़ता है सब, लेकिन जो अपना तरीका अपना के अपना बेहतर तरीका से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। इसमें रेशेदार ऊतक अल्फा सेल्यूलोज, तो आप लोगों को पता होगा, कभी पढ़े होंगे तो देखिएगा, कहता है कि पेड़ पौधा में जो रहता है, पेड़ पौधा में जो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, कौन सी के रूप में,
तो जैसे मानव में ग्लूकोज के रूप में यकृत में जमा होता है, तो पेड़ पौधा में जो रहता है तो सेलुलोज के रूप में जमा होता है। कौन से रूप में जमा होता है? सेलुलोज के रूप में। तो इससे रेशेदार यानी ऊर्जा, इसमें रेशेदार ऊतक अल्फा सेलुलोज का आंतरिक जमाव, आंतरिक मतलब जमा होता है, इसे रेशेदार परत भी कहते हैं। तो पूछेगा रेशेदार परत किसे कहते हैं? तो रेशेदार ऊतक में अल्फा सेलुलोज का जमा होना, अल्फा सेलुलोज का आंतरिक जमा होना अंदर में। जैसे कोई भी सेलुलोज, जैसे गाय भैंस में जो होता है कहल छोटियात लंबा होता है, बड़ा होता है, कहल होता है। ये सब तो आप जान रहे हैं कि मतलब मांसाहारी जानवर की तुलना में शाकाहारी जानवर का छोटियात बहुत लंबा होता है। कारण, तो इसका कारण यही है कि उसको पचाने में ज़्यादा समय लगता है। किसको? घास उसको जो पचाने में ज़्यादा समय लगता है। तो ये पेड़ पौधा तो कौन सी सेलुलोज, तो जो सेलुलोज में रहता है, जो जमा होता है, तो ये कौन सी जमा जाकर होता है? पूछेगा कि पेड़ पौधा में जो जमा होता है ऊर्जा किसके रूप में जाकर जमा होता है? तो सेलुलोज के आंतरिक जमाव में होता है, अतः इसे रेशेदार परत भी कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक नो डाउट होगा, यहाँ तक समझ गए होंगे, क्लियर हो गया हो। अब ये तो बताए थे क्वेश्चन, यहाँ पे जो रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो बताए थे, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा एकदम बिल्कुल अपना भाषा में। आप लोग इसके आगे यहाँ तक उतार लीजिए कॉपी कलम में। अब आप लोग अपने में फील कीजिए कि कितना बढ़िया समझ में आया होगा। अब इसको खाली घर में जाके रात को 1 घंटा खाली जितना देर में आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद नहीं कल आइएगा फिर तो लगेगा कि नहीं पढ़े थे। आप कोई टीचर से पढ़े होंगे तो नहीं, ऐसा नहीं लगता होगा। कारण कि वो मतलब पढ़ाते हैं लेकिन खाली पढ़ चल जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे एक एक शब्द तोड़ के अपना भाषा में करके बताना, अपना थोड़ा सा बच्चा का आसान कर देना। हम अपने आप की मेहनत करने सोचते हैं लेकिन बच्चों को आसान हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सब टीचर ऐसे नहीं होते, सब खाली मतलब बता के चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ जाइए, उसके बाद आगे लिखाते हैं, उतार लीजिए। अब आते हैं, अगला है तीसरा है मध्य परत। दूसरा को बता देते हैं एंडोथेलियम तक ले। अब आते हैं कि तीसरा कौन चाहिए? मध्य परत। तीसरा क्या चाहिए? मिडिल लेयर। तीसरा क्या चाहिए? मिडिल लेयर। अब पढ़ना है मध्य परत क्या चीज़ होता है। मध्य परत क्या चीज़ होता है? तो मध्य परत जैसे देखिए, जो बीच वाला परत रहता है उसको कहते हैं मध्य परत। सिंपल से याद रखना है। जो बीच वाला जैसे कोई भी चीज़, मध्य किसको कहता है? जो ई साइड ला जो बीच में दोनों पट्टी के बीच वाला जो रहता है मध्य परत। मध्य परत पढ़ेंगे, पूरा डीपली जाएंगे, क्या चीज़ कहता है नहीं कहता, पूरा एकदम आसानी भाषा में पढ़ेंगे, अपना भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं मध्य परत। तो मध्य परत को इंग्लिश में कौन नहीं कहते हैं? मिडिल। मध्य के इंग्लिश में मिडिल। और परत को लेयर नहीं कहता है। कितना लेयर जो रहता है, कितना पर, जैसे गाँव भाषा में क्या चीज़ कहता है कि कितना पर लेयर मिल गया है, मतलब लेयर मतलब जो रहता है, जैसे पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी है, इसके बीच वाला जो रहता है, जैसे आव अंदर जाता है तो आव बालू मिलता है, फिर बालू मिलता है, तो जो परत है तो उसको लेयर कहते हैं। तो परत को कौन कहते हैं? लेयर। तो मध्य परत, मध्य के इंग्लिश में मिडिल, परत को इंग्लिश में लेयर, तो मिडिल लेयर। ये कौन सा होता है? देखिए, 1 से लेकर 3 परतीय मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। कौन सी कह रहा है? 1 से लेकर 3 तक। जैसे देखिए, मानिए जैसे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ये सब मानिए परत है, ठीक, मानिए ये परत है, ये परत है, ये परत है, 4 गो, 1 2 3 4 गो। तो 1 से लेके यहाँ से लेके 1 गो ही है, तो यहाँ से मानिए 1 गो से लेके 1 2 3 यहाँ तक के जो परत है, कौन परत है? मध्य परत। ये तो बाहरी परत है। और ये अंदर, तो अंदर से लेकर 1 से लेकर 3 तक परत है, कौन परत है? तो मध्य परत। समझिए, तो बाहरी परत है, जो चौथा आएगा ये कौन परत है? बाहरी परत। तो बाहरी परत, तो मध्य परत को यहाँ से लेके यहाँ तक ले कौन परत है? मध्य परत। कौन परत? मध्य परत। कौन परत है? मध्य परत। 1 से लेकर 3 तक कौन परत है? मध्य परत। समझे? यहाँ तक ये तो बाहरी परत है, तो इसे समझ गए होंगे कि 1 से लेकर 3 तक कौन परत है? मध्य परत। कौन परत? मध्य परत। तो 1 से लेकर 3 तक परतीय मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। मृदुत्कीय मतलब मृत, जो मरा हुआ था, मृत मतलब जीवित नहीं होता, निर्जीव। यहाँ समझना, निर्जीव, मृत यानी निर्जीव। तो 1 से लेकर 3 परत के जो रहता है, कौन जो रहता है? निर्जीव रहता है, मृत रहता है। कौन जो रहता है? मृत रहता है। कौन जो रहता है? मृत रहता है। तो 1 से लेकर 3 परतीय मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित होती है। कौन? तो 1 से लेकर 3 तक मृदु कोशिका रहता है, परत रहता है, वो मृत रहता है यानी निर्जीव रहता है मध्य परत में। तो मध्य परत में क्या चीज बोलना है? तो 1 से लेकर 3 मृदुत कोशिका मतलब मृत कोशिका यानी निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। निर्मित मतलब बना होना, निर्मित मतलब बना हुआ, बना होना, बना होना, बना हुआ या बना होना। निर्मित मतलब किसी नहीं कहता है कि निर्माण होने नहीं बनना, तो उसे कहता है बना होना या बना हुआ या बनना, निर्मित। समझिए कि मध्य परत 1 से लेकर 3 मृदुत कोशिकीय मतलब मरा हुआ मृदुत कोशिकीय कोशिकाओं
जो उसका सबसे बाहरी आवरण होता है उसको कहते हैं कोशिकाओं, कोशिका भित्ति सॉरी, तो कोशिकाओं का बना होता है। तो कोशिकाओं की बताए थे, जैसे इसके पहले वाला क्लास में जो पढ़े थे, पहले वाला क्लास में पहले चैप्टर में, तो कोशिका क्या चीज बताए थे कि कोशिका जिसको हर जीव जंतु, जितना भी संसार में जीव जंतु है सबका शरीर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी कोशिकाओं का बना होता है। कौन होता है? संसार में जितना भी जीव जंतु सबका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कौन सी कोशिकाओं का बना होता है? तो ओस्टी बोल रहा है 1 से लेकर 3 तक परत ये मेरुदूत के यानी निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। ये तो समझ गए पहला टॉपिक। अब आते हैं दूसरा क्या चीज, इसमें भोजन का संग्रह होता है। कौन जो होता है? भोजन का संग्रह होता है। क्या होता है? भोजन का संग्रह होता है। तो मध्य परत में कौन जो होता है? भोजन का संग्रह होता है। पहला समझे थे कि 1 से लेकर 3 तक परत मेरुदूत किए कोशिकाओं का बना होता है। मध्य परत में दूसरा स्टेप क्या चीज याद रखना है, तो ये इसमें मध्य परत में ही भोजन का संग्रह होता है। पहला इसमें 1 से लेकर 3 तक मेरुदूत के यानी मरा हुआ यानी निर्जीव कोशिकाओं से निर्मित यानी बना होता है। इसमें मध्य परत में भोजन का संग्रह होता है। पूछेगा किसमें भोजन का संग्रह होता है, तो मध्य परत में। कौन परत में? मध्य परत में। भोजन का संग्रह किसमें होता है? बोलो किसमें होता है? मध्य परत में। भोजन का संग्रह मध्य परत में। भोजन का संग्रह मध्य परत में। और दूसरा है परिपक्व। परिपक्व परागकोश में मध्य परत अनुपस्थित होता है। परिपक्व परागकोश में, परिपक्व जो होता है परागकोश में मध्य परत, मध्य परत में कौन जो होता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित मतलब अब्सेंट यानी उपस्थित नहीं है। कौन जो होता है? परिपक्व परागकोश में, परागकोश में मध्य परत अनुपस्थित नहीं होता है। जो पराग जैसे फूल में जो परागकोश होता है, परागकोश में मध्य परत अनुपस्थित मतलब परागकोश में मध्य परत नहीं होता है। परागकोश में, परिपक्व परागकोश में, ये कि नहीं? परिपक्व, परिपक्व मतलब समझे, जैसे क्या चीज बताए थे कि कोई भी जैसे शादी ब्याह होता है तो परिपक्व होना चाहिए, कि परिपक्व होना चाहिए तो होता है। तो परिपक्व परागकोश में मध्य परत उपस्थित नहीं होता है। क्या चीज नहीं होता है? तो मध्य परत उपस्थित किसमें नहीं होता है? तो परिपक्व परागकोश में मध्य परत उपस्थित नहीं होता है, यानी अनुपस्थित होता है। तो ये समझ गए कि परिपक्व परागकोश में मध्य परत अनुपस्थित होता है, यानी मध्य परत उसमें उपस्थित नहीं होता है, यानी अनुपस्थित होता है। ये समझना, यहाँ तक समझे कोई दिक्कत? तो समझ गए यहाँ तक ले कि परिपक्व, परिपक्व परागकोश में मध्य परत उपस्थित अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं है, यानी उपस्थित नहीं है, यानी उपस्थित नहीं है, नहीं है। समझ गए? अगर अनुपस्थित नहीं समझ रहे हैं तो उपस्थित नहीं है। अनुपस्थित मानी, अनुपस्थित के लिए कुछ कहते हैं एब्सेंट। एब्सेंट है, क्या चीज़ नहीं कहता है कि एब्सेंट है, तो समझ गए। अब आते हैं चौथा है टेपिटम। टेपिटम क्या चीज कहते हैं? टेपिटम क्या चीज कहता है? तो मध्य प्रदेश समझ गए कि 1 से लेके 3 तक परतीय मेरुदूतीय कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा मध्य परत में भोजन का संग्रह होता है। भोजन में, भोजन पूछेगा भोजन का संग्रह किस परत में होता है? तो मध्य परत में। भोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो मध्य परत में। कहाँ होता है? और फिर पूछेगा परिपक्व परागकोश में, परिपक्व परागकोश में मध्य परत उपस्थित नहीं होता है। यही पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि परिपक्व परागकोश में क्या चीज उपस्थित नहीं होता है। तो आप लोग तो फंस जाइएगा, क्या कितना डीपली स्तर में कोई टीचर पढ़ाते भी तो याद उतना मतलब समझाते नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं करते। तो जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बात जो रहता है स्टूडेंट फंस जाता है। तो क्या चीज कहता है ये कि नहीं कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ता हुई सही पढ़ाता है। करेक्ट मतलब करेक्ट नहीं, मतलब जो पढ़ाने का शैली होता है वो देखना पकड़ना चाहिए। अभी जैसे पढ़ा रहे हैं जाकर ऑब्जेक्टिव लगाएगा तो पूरा पूरा लगेगा, पूरा पूरा मतलब फिर भी मतलब आप लोग अगर सही से नहीं ध्यान दिएगा तो फिर भी 70%, अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 70 क्वेश्चन आप सही करके आइएगा, वादा है। समझे? तो यही होता है। तो क्या चीज होता है? तो मध्य परत में परिपक्व परागकोश में पूछ रहा था क्वेश्चन क्या चीज कि किसमें मध्य परिपक्व परागकोश में क्या चीज अनुपस्थित होता है। इतना तो गहराई से नहीं पढ़े होंगे, इतने बता पाएंगे। तो पढ़ा रहता है बढ़िया से, लेकिन जो रहता है बना नहीं पाता है, कारण कि उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं था, रटवावल गया था, इसी कारण जल्दी नहीं हो पाता है। तो समझ गए कि परिपक्व परागकोश में क्या चीज उपस्थित नहीं होता है। तो परिपक्व परागकोश में क्या चीज उपस्थित नहीं होता? तो मध्य परत उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होते। समझ गए? अब आते हैं टेपिटम। क्या चीज? टेपिटम। तो क्या चीज? टेपिटम जो है जैसे जैसे उसमें बाह्य त्वचा था, ये जो आंतरिक त्वचा है, कौन सी? आंतरिक, आंतरिक पर टेपिटम जो है सबसे आंतरिक परत कौन है? टेपिटम। सबसे जो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत, तो कौन सी? टेपिटम। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपिटम। कौन सी है? टेपिटम। तो पूछेगा लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सा है, तो आपको बोलना है टेपिटम। कौन सी है? तो टेपिटम। पूछेगा लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपिटम। मध्य परत, मध्य परत, मध्य परत में समझिए कि भोजन का संग्रह होता है, वहाँ से 3 तक जो रहता है मृदीय, प्रति मृदीय उत्तक का बना होता है। फिर वहाँ पे परिपक्व परागकोश में
कौन सी नहीं होता है, तो परिपक्व परागकोश में मध्य परत उपस्थित नहीं होता है। तो समझ गए थे किस में है, तो मध्य परत में। अब आते हैं टेपिटम। तो टेपिटम जो है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होता है। टेपिटम जो होता है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होता है। कौन? टेपिटम। कौन होता है? टेपिटम। और इसमें देखो टेपिटम समझ गए कि सबसे आंतरिक लघु बीजाणुधानी की किसको सबसे है, तो अब तुमको समझ में नहीं आएगा किसको है, तो लघु बीजाणुधानी धानी का सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत है। आंतरिक परत कौन है? टेपिटम। कौन है? टेपिटम। कौन है? टेपिटम। तो यही है, देखो सबसे आंतरिक परत कौन है? टेपिटम। इनकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में, टेपिटम की कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। कौन चीज? सघन जीव द्रव्य। जिससे जो रहता है, आपको जितना पता है कि जीव जंतु, जितना जीव जंतु है सबका जो है शरीर क्या चीज बना है? एक उत्तक का बना है। उत्तक का बना है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई यानी उत्तक का बना है उसका। तो क्या चीज बोल रहा है कि इनकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या चीज? तो जो टेपिटम का उत्तक रहता है तो ये आंतरिक परत है। ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि टेपिटम जो है लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत है। जब आंतरिक यानी जो पेड़ पौधा, मानिए एक एग्जाम्पल लेकर, पेड़ पौधा का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति बनता है, फिर उसके ज़्यादातर मोटा परत रहता है जो कोशिका होता है, फिर उसके अंदर धीरे धीरे जाता है तो कुंज होता है। तो इनकी कोशिकाएं में सघन मतलब सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। किसकी? टेपिटम। तो टेपिटम तो सबसे आंतरिक परत है, तो आंतरिक परत है तो इनकी कोशिकाओं कुंज बनल रहेगा, सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। टेपिटम की आंतरिक कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। यहाँ तक तो समझ गए टेपिटम तक। अब आते हैं टेपिटम का मुख्य कार्य। टेपिटम का क्या कार्य है? टेपिटम हालांकि है तो उसका कार्य क्या चीज़ है, तो टेपिटम समझे। तो टेपिटम लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत है। टेपिटम का काम क्या चीज़ है, तो टेपिटम इनकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। टेपिटम की कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। यहाँ तक समझिए। और टेपिटम का मुख्य कार्य। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या? कार्य मतलब काम। कार्य मतलब काम। तो टेपिटम का मुख्य काम क्या चीज़ है? टेपिटम का मुख्य कार्य या काम। कार्य या काम, समझ गए? कार्य या काम। तो टेपिटम का मुख्य काम क्या चीज़? क्या? विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। विकासशील मतलब समझे, जो सही से विकसित नहीं कर पाया है तो विकासशील। जैसे अभी एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे भारत क्या चीज़? तो विकसित देश नहीं, विकासशील है, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो चुका है, यानी इसमें कुछ बहुत चीज़ कमी है भी, तो उसको कहते हैं विकासशील। यानी जो अभी मतलब विकासशील, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है तो उसको विकासशील बोला जाता है। तो आप समझ गए कि विकासशील एग्जाम्पल पर समझना। तो उसी तरह से कुंज कर रहा है कि यह विकासशील परागकणों से, कौन? टेपिटम जो रहता है विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है। पोषण मतलब कौन होता है? पोषण मतलब होता है कि उसको, जैसे हम लोग खाना पीना कहते हैं पोषण, तो नहीं कहता है पोषण, जैसे दाल भात खाएं तो सब जब हम खाते हैं तो पोषण प्रदान करता है कि नहीं, एनर्जी ऊर्जा मिलता है कि नहीं। तो पोषण मतलब उसको मतलब खाना पीना खाना को कौन कहलाता है? पोषण। तो जो यह विकासशील परागकणों को, तो विकासशील है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो इसको पोषण प्रदान करेगा तो नहीं विकसित होगा। जैसे भारत में विकासशील है तो पूर्ण रूप से नहीं है, तो विकासशील क्यों है? इसका मुख्य कारण क्या चाहिए? अशिक्षा होना, अशिक्षित होना। कि इसका शिक्षित कारण क्या चाहिए? कि अशिक्षित नेता का होना, अशिक्षित संसद का होना, अशिक्षित प्रधानमंत्री, अशिक्षित मुख्यमंत्री। अभी बिहार का मुख्यमंत्री 7वां फेल है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? 7वां फेल के, और क्राइम जिसका पर केस है वो मुख्यमंत्री बनता है, तो ऑलरेडी विकासशील रहेगा। तो उसी तरह से कौन चाहिए? तो यह टेपिटम का मुख्य कार्य क्या चाहिए? तो टेपिटम विकासशील यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। कौन जी करता है? पोषण प्रदान करता है। तो यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। तो इसका कौन काम है? टेपिटम का मुख्य काम है। जब विकासशील है तो उसको पोषण प्रदान करेगा, तभी ना मुख्य रूप से ही विकसित करेगा। तो टेपिटम का कार्य पहले समझ गए कि यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। दूसरा है परागकीट का स्राव करता है। परागकीट का स्राव करता है। कौन जी करता है? तो टेपिटम तो पूछेगा परागकीट का स्राव मतलब उसको क्या चाहिए? स्राव। तो टेपिटम या परागकीट का स्राव मतलब निकालना, स्राव करता है। तो कौन जी करता है? निकालना। तो टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? परागकीट का स्राव करना। कौन जी करना? परागकीट जो है इसका स्राव कौन करता है? तो टेपिटम। परागकीट का स्राव करना, टेपिटम। ये दोनों समझ गए तो कोई दिक्कत, नो डाउट। टेपिटम का मुख्य कार्य विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना, यह परागकीट का स्राव करता है, ये समझ गए।
अब पूछता प्राकृत है क्या चीज़, प्राकृत से समझ गए। अब प्राकृत हमको पता नहीं कि प्राकृत कौन चीज़ कर रहे हैं खाली रटल जा रहे हैं। तो प्राकृत का स्राव, तो प्राकृत है क्या चीज़, तो पहले प्राकृत समझना है। तो प्राकृत को इंग्लिश में कहते हैं पोलन कीट। कौन सी? पोलन कीट। प्राकृत को इंग्लिश में कहते हैं पोलन कीट। कौन कीट? पोलन कीट। तो जो पोलन कीट है इसको क्या चीज कहते हैं? तो कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प को परागकणों पर चिपचिपा पीला लिपिड से घिरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे पोलन कीट कहते हैं। इसको समझे कि क्या चीज कहना चाह रहा है। जैसे कीट परागित, कीट मतलब जितना भी, मतलब जैसे चींटी ऊटी, मतलब तितली उतली मधुमक्खी से जो कीट है। तो कीट परागित पुष्प, अगर उस पर जैसे जिस फूल है उस पर कीट परागित पुष्प है, तो किस कीट परागित पुष्पों पर के परागकणों पर जो परागकण हुआ है उस पर चिपचिपा पीला लिपिड, लिपिड मतलब होता है वसा, लिपिड मतलब वसा, लिपिड मतलब क्या होता है? वसा। तो परागकणों पर चिपचिपा, चिपचिपा जो पीला जो वसा होता है, वसा से घिरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे पोलिन कीट कहते हैं। कौन कहते हैं? पोलिन कीट कहते हैं। यहाँ तो समझ गए परागकीट किसे कहते हैं। तो परागकीट के इंग्लिश में कहते हैं पोलिन कीट। तो कीट परागित पुष्पों में जिस पर कीट उस पर परागित किया है, कीट के द्वारा जैसे नहीं होता, कीट द्वारा परागण होता है, कीट द्वारा परागण। तो फूलों में बहुत तरह वायु द्वारा परागण होता है। जो परागण होता है उसको आगे पढ़ाएंगे। वायु द्वारा परागण को किसे कहते हैं, कीट द्वारा परागण को किसे कहते हैं। तो कीट द्वारा परागण को किसे कहते हैं? तो एंटीमोफिली। क्या कहता है? एंट मतलब चींटी, तो एंटीमोफिली। वायु द्वारा तो उसको कहते हैं। और फिर पानी, पानी द्वारा बहुत तरह से होता है, तो उसमें आगे बताएंगे, उसमें पूरा एक लिस्ट बना देंगे। उसमें क्या कहता है, चार्ट बना देंगे, उसको पूरा आप लोगों को चटवा देंगे, तो वो आगे होगा। इसके आगे बताएंगे। तो कीट परागित पुष्प समझ गए। जो कीट रहता है मतलब चींटी उटी तितली उतली, तो माने तो यहाँ पे तितली है, तितली तितली मतलब कीट है तितली में। तो तितली द्वारा मानो परागित पुष्पों के, मतलब जो पुष्प था उस पर तितली द्वारा परागित होने पर परागकणों पर चिपचिपा पीला लिपिड होता है। परागकणों पर चिपचिपा पीला लिपिड से घिरी हुई है संरचना पाई जाती है जिसे पोलिन कीट कहते हैं। कौन कहते हैं? पोलिन कीट। यहाँ तक आप लोग को समझ में एकदम बिल्कुल अपना भाषा में आ गया होगा। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट करके कुछ लिखना था। जैसे परागकीट, जो परागकीट द्वारा परागकण, ये आप लोग नहीं जाना होगा, उसको नीचे करते हैं। तो अब आते हैं कौन सी कर रहा है। तो परागकीट, परागकीट जो ये बोले, तो परागकीट द्वारा परागकण, परागकीट जो परागकीट द्वारा परागकण हुआ, परागकण कीटों से चिपक कर एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक आसानी से पहुंचाते हैं। कौन सी कहते हैं? परागकीट का काम क्या चीज। तो परागकीट तो समझ गए क्या चीज कहा। तो कीट द्वारा, कीट परागित पुष्पों को परागकणों द्वारा चिपचिपा पीला लिपिड से घिरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे पोलिन कीट कहते हैं। अब कहते हैं परागकीट द्वारा परागकण, परागकीट द्वारा परागकण कीटों से चिपक कर, परागकीट द्वारा परागकण हुआ परागकीट द्वारा, और कीटों से, जो कीट जो तितली है मधुमक्खी है, इसों से चिपक कर एक पुष्प मतलब एक फूल है, माने एक फूल माने गुलाब के अंदर कुछ फूल लिए तो चिपक कर एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक आसानी से पहुंचाते हैं। जैसे मानिए कि यहाँ से एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, जैसे मानो यहाँ से जो कोई भी एक गाड़ी है, तो क्या करता है, कोलकाता से सामान उठाया पटना ला के धर दिया, तो उसके द्वारा जो हुआ तो उसी कह रहा है कि जो एक कीट है, देखो प्राकृत द्वारा परागकण कीटों से चिपक कर एक पुष्प से, एक पुष्प यानी मानिए यहाँ पे एक पुष्प है, यहाँ पे एक पुष्प है, मानिए यहाँ पे कुछ मानिए पुष्प है, ठीक, ये पुष्प है, ये पुष्प है, और फिर यहाँ पे एक तो पुष्प है, यहाँ पे पुष्प है, यानी दोनों फूल है। कौन जी? फूल ये भी है, ये भी फूल है, ठीक। माने देखे यहाँ पे तो कि प्राकृत द्वारा परागकण कीटों से चिपक कर एक पुष्प से दूसरे पुष्पों तक आसानी से पहुंचाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आसानी से पहुंचाते हैं, आसानी से पहुंचाते हैं, तो इसको प्राकृत द्वारा। तो जो रहता है प्राकृत द्वारा परागकण कीटों से, कीटों यहाँ से मतलब यहाँ पे मानिए तितली है, कौन सी है? तितली है, एक कीट है यहाँ, तो ये कीट जो है यहाँ पे आसानी से पहुंचाता है, यहाँ से मानिए जो प्राकृत है उसको उठाया यहाँ पे ले आके, तो एक गो से दूसरे को पहुंचाया तो उसको कौन कहते हैं? प्राकृत। तो प्राकृत समझ गए होंगे। अब आते हैं नोट में, नोट करके टेपिटम से कैलेजेज एंजाइम का श्रवण होता है। कौन चीज का? कैलेजेज। यही सब क्वेश्चन उठा पूछ जाता था, कहता है नीट और जेई का क्वेश्चन उठा ही लेता। अरे सिलेबस से कहा है लेकिन बढ़िया से पढ़ के नहीं गया था और सही से टीचर पढ़ा के नहीं भेजे थे, इसी कारण नहीं नंबर आ पाता है बायोलॉजी में। तो टेपिटम से कैलेजेज कौन एंजाइम श्रवण होता है? टेपिटम से। तो टेपिटम से कैलेजेज एंजाइम का श्रवण होता है। कौन एंजाइम का श्रवण होता है?
तो कैलेजेज एंजाइम का स्रवण होता है। किससे? टेपिटम से। टेपिटम से कैलेजेज एंजाइम का स्रवण होता है। किससे होता है? तो कैलेजेज एंजाइम का स्रवण होता है। किससे? टेपिटम से। टेपिटम से कैलेजेज एंजाइम का स्रवण होता है। यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत? नो डाउट। यहाँ तक तो पूरा बेहतर से समझा चुके थे। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए उस कॉपी कलम में, उसके बाद में आगे बताते हैं। अब आते हैं, अगला है बीजाणु जनन उत्तक। बीजाणु जनन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक किसे कहते हैं? तब अगला टॉपिक है बीजाणुजन उत्तक। इस पर आप एकदम आसानी भाषा से, अपना भाषा से पूरा मुख्य रूप से बताएंगे, एकदम बेहतर तरीका, एकदम आसानी भाषा में बताएंगे। बस साथ साथ बोलना है, ठीक? इतना आपको काम करना है, इसके आगे कुछ नहीं। तो सब हमारा काम है, सब बता देंगे, ठीक है? तो बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक किसे कहते हैं? आज का टॉपिक है बीजाणुजन। अब अगला टॉपिक है बीजाणुजन उत्तक। तो इसको क्या कहते हैं? स्पोरोगेनेसिस टिश्यूज कहते हैं। स्पोरोगेनेसिस टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज मतलब उत्तक, टिश्यूज मतलब उत्तक। स्पोरोगेनस मतलब बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोगेनस, टिश्यूज को कहते हैं उत्तक। स्पोरोगेनस टिश्यूज मतलब बीजाणु जनन उत्तक। तो लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के केंद्रीय भाग में सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे लघु बीजाणुजनन उत्तक कहते हैं। इसको कहे मतलब खाली इसको पढ़ें, उसके बाद में इसको बताएंगे पूरे डीपली। कहे कि लघु बीजाणुधानी के, जो लघु बीजाणुधानी जो भी बताए थे कि लघु बीजाणुधानी के जो 4 परत में बांटा गया था, जो बाह्य त्वचा, आंतरिक, मध्य और टेपिटम से जो बांटे थे, उसी पर जो आधारित है। तो लघु बीजाणुधानी के केंद्रीय भाग में कौन? जो लघु बीजाणुधानी केंद्र, मतलब इतना तो आप जानते हो केंद्र कहाँ रहता है? बीच में। केंद्र कहाँ रहता है? बीच में। तो कौन सी कहा रहता है? लघु बीजाणुधानी की केंद्रीय भाग में। कौन भाग में? लघु बीजाणुधानी के जो केंद्रीय भाग में सजातीय कोशिकाएं हैं। कौन कोशिकाएं? जो था पढ़ाए थे ना इसके आगे, कौन कोशिकाएं थे? सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। समूह पाया जाता है, उसे कौन कहते हैं? बीजाणुजनन उत्तक कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के केंद्रीय भाग में, जो लघु बीजाणुधानी के केंद्रीय, अब पूछे केंद्रीय भाग कहाँ होता है? तो केंद्रीय भाग एकदम बीच में होता है। तो लघु बीजाणुधानी के केंद्रीय भाग में सजातीय कोशिकाओं के समूह, सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कौन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है? सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, इसे ही बीजाणुजनन उत्तक कहते हैं। ये तो हल्का है, समझ गए होंगे लघु बीजाणुजनन उत्तक कैसे कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी के केंद्रक में, मतलब केंद्रक बीच में होता है, तो लघु बीजाणुधानी के केंद्रक में सजातीय कोशिकाओं का समूह, कौन कोशिकाओं का समूह? सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे बीजाणुजनन उत्तक कहते हैं। कौन जी कहते हैं? बीजाणुजनन उत्तक कहते हैं। ये समझ गए होंगे कि लघु बीजाणुधानी के केंद्रक में सजातीय कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजनन उत्तक कहते हैं। बीजाणुजनन उत्तक में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे फिर से। कोई दिक्कत, ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ साथ जय बार बोल रहे हैं, जय बार बोलिए। क्या चीज़ बताए कि बीजाणुजनन उत्तक पूछेगा तो बीजाणुजनन उत्तक पूछेगा तो लघु बीजाणु, तो लघु मतलब छोटा होता है। तो लघु बीजाणुधानी के केंद्रक में जो था, तो केंद्रक का मतलब बीच में, तो केंद्रक के सजातीय कोशिकाओं का समूह मतलब एगो ने बहुत सारा सजातीय कोशिकाओं रहेगा, तो सजातीय कोशिकाओं के समूह को कौन कहते हैं? बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। यहाँ तक इस समझ में आ गया होगा। तो हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें नहीं डाउट होना चाहिए, तो समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक आते हैं बीजाणुजन उत्तक। अब नोट करके लिखना है थोड़ा सा कि बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका, बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक मतलब एक कोशिका, प्रत्येक मतलब नहीं कहता एवरी बॉडी, एवरी मैन। तो एवरी मैन मतलब प्रत्येक आदमी, प्रत्येक मतलब एक आदमी को कहते हैं प्रत्येक आदमी। एक टॉपिक हम समझते जा रहे हैं, एक शब्द। तो बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका, तो अभी बोले थे कोशिका का समूह, सजातीय कोशिका का समूह। तो समूह में आएगा, समूह में किस, जैसे व्याकरण में जो समझा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझने में आसान हो। जैसे व्याकरण वकरण पढ़ते होंगे, समूहवाचक पढ़े होंगे, समूहवाचक। तो समूहवाचक में क्या चीज़ बताया? जैसे अंगूर का गुच्छा, मतलब उसमें एक अंगूर का गुच्छा बोला, एक अंगूर नहीं बोला है। अंगूर बोलेगा तो उस समूह में नहीं आएगा। अंगूर का गुच्छा, चाबी के गुच्छा, भीड़, सभा, संगठन, ये सब क्या चीज़ आता है? बाजार, हट्टी, ये सब कौन सी में आएगा? समूह में। बहुत सारा वहाँ पर भीड़ है तो यानी समूह। तो उसको सजातीय समूह को बोल रहे थे। तो बीजाणुजन उत्तक ऐसे बोल रहा है प्रत्येक कोशिका, यानी बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक मतलब एक कोशिका पराग मृत मतलब मरा हुआ, यानी मरा हुआ यानी निर्जीव। मृत मतलब मरा हुआ, इसको निर्जीव ही बोल सकते हैं। निर्जीव कोशिकाओं या कोशिका निर्जीव कोशिका या लघु बीजाणु मृत कोशिका, लघु बीजाणु मृत कोशिका के रूप में कार्य करती है, जिसमें विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं, जो आगे चलकर परागकण के रूप में प्रदर्शित करता है।
कुंज करता है। तो इसे समझ गए होंगे कि कहता है बीजाणु उत्तक की प्रत्येक कोशिका, जो बीजाणुजन की उत्तक था उसमें प्रत्येक जो कोशिका था, प्रत्येक कोशिका पराग मृत कोशिका या मृत कोशिका यानी जो मारा हुआ को जो था निर्जीव कोशिका या मृत कोशिका कहा सकते हैं, तो मृत कोशिका या लघु बीजाणु मृत कोशिका, मृत कोशिका या लघु बीजाणु मृत कोशिका यानी निर्जीव कोशिका या लघु बीजाणु निर्जीव कोशिका यानी मृत कोशिका के रूप में कार्य करता है। कौन? बीजाणु उत्तक। बीजाणु जो उत्तक है प्रत्येक कोशिका, जो बीजाणु जनन उत्तक, कितना समझना बीजाणु जनन उत्तक समझ आ रहा है? तो बीजाणु जनन उत्तक जो था तो मृत कोशिका या लघु बीजाणु मृत कोशिका के रूप में कार्य करता है, जिसे विभाजन मतलब डिवीजन इसको बोलते हैं। इंग्लिश में विभाजन को डिवीजन कहते हैं। डिवीजन यानी बंटवारा, डिवीजन कैसे कोशिका विभाजन होता है, तो मृत कोशिका से मानी माता की कोशिका से पुत्री कोशिका का बनना कुछ विभाजन कहलाता है। जैसे 4 भाई, तो 4 भाई में बंटवारा होता है सब में, तो विभाजन उसे कहते हैं जो बंटना, विभाजन मतलब बांटना, बंटने ये कहते हैं। ठीक, तो जिसमें विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं जो आगे चलकर परागकण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो समझ गए होंगे कि जो बीजाणु जनन उत्तक की प्रत्येक मृत कोशिका या लघु बीजाणु मृत कोशिका के रूप में कार्य करती है, जिससे विभाजन जो होता है तो लघु बीजाणु बनते हैं। जब विभाजन होगा इस जो मृत कोशिका लघु मृत कोशिका का जब विभाजन होकर रूप में कार्य करता है, जिससे विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं। कौन बीजाणु बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं जो आगे चलकर परागकण के रूप में प्रदर्शित करता है। आगे चलकर कौन चीज में प्रदर्शन करता है? तो परागकण के रूप में प्रदर्शित करता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा, इसमें नो डाउट। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके आगे अगर नया आया है तो फिर से हम कल क्लास में बताएंगे, अगर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जन उत्तक था, जनन उत्तक समझ। उत्तक अगला एक टॉपिक आता है 9th में, एक चैप्टर आता है उत्तक, उसमें पूरा बेहतर से पढ़ाए हैं उत्तक। उत्तक के अध्ययन, उत्तक शब्द, उत्तक क्या चीज़ है पूरा बताए थे। तो इसको पूरा उसको पढ़ा चुके हैं उसमें। अगर आप लोगों को उत्तक पढ़ना जाके उसमें देख लीजिएगा 9th वाला में, प्ले 8 में जाके। और इसको हम पूरा पढ़ा रहे हैं अभी लघु बीजाणु जनन। यहाँ शब्द पकड़ना, कंसेप्ट पर। तो इस यहाँ कौन जी था? उत्तक। तो उत्तक के बारे में बताएं। यहाँ कौन जी था? जनन। तो जनन इसके पहले चैप्टर में बताए थे। जो अपने जो जनन होता है, जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही कौन जी कहलाता है? जनन। जैसे मानव, तो मानव अपने से संतान को उत्पन्न करता है तो जनन तो हुआ। गाय, तो गाय भी अपने से संतान को उत्पन्न करता है। 4 पैर होता है, मुंह होता है, 2 सींग होता है। वो भी एक समय आएगा जब पर धीरे धीरे विकसित करते करते आएगा तो दूध देगा, तो सेम उसी स्ट्रक्चर का होता है गाय। तो जनन। तो लघु बीजाणु, लघु मतलब छोटा, बीजाणु जनन मतलब जो संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो ये है, तब इसको पढ़ेंगे पूरा डीपली से अपना भाषा में। तो आते हैं लघु बीजाणु जनन। तो पराग मृत कोशिका में, पराग मृत मतलब मरा हुआ, बार बार बता रहे हैं, मरा हुआ या निर्जीव भी बोल सकते हैं, मरा हुआ या निर्जीव। तो पराग मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित मतलब अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कौन सी कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो क्या सिखा रहा है? पराग से मृत कोशिका यानी निर्जीव कोशिका। तो पराग निर्जीव कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन। देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? अगर आप लोग पढ़े होंगे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, तो उसमें जो पढ़े होंगे तो अर्धसूत्री विभाजन किसके लिए होता है? जनन कोशिका के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है? और समसूत्री विभाजन। अगर विभाजने पर आ गए हैं तो अब बताते हैं। देखिए असूत्री, आराम से सुनना है खाली। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन सबसे सरल सूत्री विभाजन, सबसे सरल रूप से विभाजन कौन होता है? तो असूत्री विभाजन। दूसरा आता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में क्या चीज होता है? तो जितना भी शरीर में कट्टे छट्टे फटे जगह पे उसको रिकवर करने में कौन विभाजन काम करता है? तो समसूत्री विभाजन। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में भाग कौन लेता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। जनन मतलब जो अपने से संतान को उत्पन्न करता है, तो उसमें जो जनन कोशिका में भाग कौन लेगा? तो अर्धसूत्री विभाजन। कटे शरीर में जहाँ भी कट छट गया है उस पर रिकवर कौन करेगा? तो समसूत्री विभाजन। तो कटे छटे जगह पर रिकवर कौन करेगा? समसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो होता है सबसे सरल विभाजन होता है, सबसे सरल विभाजन असूत्री विभाजन। समझ गए? फिर समसूत्री विभाजन 5 तरह के होता है। तो उसमें अंतरावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ये सब जो पढ़ाएंगे वो आगे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगर आता तो उसको समझाते हैं, समझे। तो पराग मृत कोशिका यानी जीवित निर्जीव कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, तो जो जनन कोशिका होता है, जनन अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में भाग लेता है कौन? जनन कोशिका में भाग लेता है, जनन कोशिका में भाग लेता है कौन? अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिका में भाग कौन लेता है? जनन कोशिका में भाग लेता है अर्धसूत्री विभाजन। तो पराग मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन मतलब बंटवारा होना, तो अर्धसूत्री विभाजन से चार, कौन सी? चार अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धन कहते हैं। कौन सी कहते हैं? पराग मृत कोशिका यानी निर्जीव, पराग जो निर्जीव कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो चार कौन सी होगा? अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होगा। चार अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है, निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो समझ गए लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो पराग मृत कोशिका से, पराग मृत निर्जीव कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से, पराग मृत अर्धसूत्री विभाजन से चार प्रकार के अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कौन जनन कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये समझ गए होंगे। अब इसका अब आगे आते हैं, अगर नहीं समझे तो फिर इसको आगे बताएंगे। अब अगला आते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहते हैं? तो इसको कौन? पीएमसी में, कौन सी में? पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन। ये भी जब अर्धसूत्री विभाजन बोल रहा है तो अर्धसूत्री विभाजन किसको कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका भाग में, जनन कोशिका में भाग जनन लेता है। किसमें लेता है अर्धसूत्री विभाजन? जनन कोशिका में भाग लेता है। तो पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित, अर्धसूत्री विभाजन निर्मित मतलब किसी का निर्माण होना, तो निर्मित चारों लघु बीजाणु आपस में, जितना भी चारों लघु बीजाणु जो था, जो नहीं बताए थे, जैसे लघु बीजाणु था, जो लघु बीजाणु धानु जो था चारों प्रकार के था ना उसमें, तो चारों आपस में कैलोज रसायन द्वारा नहीं पाए थे कि टेपिटम के जो होता है, जो टेपिटम श्रावण कौन सी करता है? कैलोज। तो कैलोज रसायन द्वारा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जुड़े रहते हैं। इस संरचना को माइक्रोस्पोरोट्रियाड या लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। कौन सी कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इसको समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं क्या सिखाता है। तो लघु बीजाणु चतुष्क, तो पीएमसी में याद रखना है, पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन। कौन सूत्री विभाजन? तो पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन मतलब जनन कोशिका में भाग लेगा। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित मतलब निर्माण होना चारों लघु बीजाणु आपस में। तो पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित चारों लघु बीजाणु आपस में कैलोज रसायन द्वारा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। कैलोज रसायन द्वारा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जुड़े रहते हैं। इस संरचना को ही कौन सी कहते हैं? माइक्रोस्पोरोट्रियाड या लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। कौन सी कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ तो फिर से बताएंगे। तो क्या सिखा रहा है? पीएम से अर्धसूत्री, याद रखना अर्धसूत्री जो विभाजन होता है जनन कोशिका में भाग लेता है। तो पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित, पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित चारों को लघु बीजाणु, कौन बीजाणु? तो पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चारों लघु बीजाणु आपस में कैलोज रसायन द्वारा जुड़कर निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जुड़े रहते हैं। इस संरचना को माइक्रोस्पोरोट्रियाड या लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक पूरा कॉपी कलम उठा के लिख लीजिए होगा। आप लोग विश्वास मानिए पूरा आप लोग को अपने भाषा में समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा उतार लीजिए। फिर आगे अब आप लोगों को कल वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक, इसके बाद में यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक, धन्यवाद।